विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 11। तो अध्याय 11 का नाम है विद्रोही और राज। तो विद्रोही और राज पाठ का नाम है। तो जैसे ही पाठ के नाम से स्पष्ट होता है कि विद्रोही का अर्थ होता है कि विद्रोह करना। तो यहाँ पर भारत की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से विद्रोह किया था या सैन्य विद्रोह, तो अंग्रेजों से किस प्रकार विद्रोह किया और किस प्रकार अंग्रेजों ने राज किया। तो पाठ का नाम है विद्रोही और राज। तो यह पाठ मैं 2 और 3 अंक का लेकर आया हूँ। इसमें से एमपी बोर्ड में 2 अंक और 3 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि फिरंगी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो फिरंगी शब्द क्या है। तो फिरंगी शब्द से आप क्या समझते हैं, तभी हम पूरे पाठ को समझ पाएंगे। तो फिरंगी शब्द है एक फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी फारसी भाषा का एक शब्द है जो संभवतः फ्रैंक जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है उससे निकला है। तो फिरंगी शब्द फ्रैंक से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए तथा कभी कभी इसका प्रयोग अपमान करने के लिए किया जाता था। तो फिरंगी शब्द का सीधा सा अर्थ है कि पश्चिमी लोगों को मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था तथा उनको यदि उनका अपमान करना हो तो अपमान की दृष्टि से भी फिरंगी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो फ्रैंक से निकला है। तो सीधी सी बात, फिरंगी जो शब्द है वह कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है जो अंग्रेजों के लिए उस समय भारतीय करते थे। तो फिरंगी शब्द उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों को मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि सैन्य विद्रोह सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। तो सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो भारत में सैन्य विद्रोह किस प्रकार का प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। तो सिपाहियों ने किसी न किसी संकेत के द्वारा विद्रोह प्रारंभ किया था। अनेक स्थानों पर तोप का गोला दाग कर सैन्य विद्रोह करते थे या बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दे देते। तो प्रश्न है सैन्य विद्रोह कैसे शुरू होता था या जब सेनाओं का विद्रोह करना है तो क्या इशारा करना पड़ता था जिससे सभी लोग सैनिक एकजुट हो जाते थे और विद्रोह करते थे। तो विद्यार्थियों, विद्रोह का अर्थ है उनके खिलाफ हो जाना, उसको विद्रोह कहते हैं। तो सिपाहियों ने किसी न किसी संकेत के द्वारा विद्रोह प्रारंभ करते थे। तो कभी वह तोप का गोला दाग कर विद्रोह करते थे जिससे आवाज आ जाए और सभी लोग इकट्ठा हो जाए। बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत देते थे। तो सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर अधिकार किया। शस्त्रागार का अर्थ होता है जहां पर सैनिकों के अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, बंदूकें, तोप, बारूद का जो घर होता है वहां उसे शस्त्रागार कहते हैं, जहां बंदूकों को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर अधिकार किया और सरकारी खजाने को लूटा। उसके बाद जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने विद्रोह के लिए क्या किया, तोप का गोला दाग कर विद्रोह शुरू किया। फिर बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दे देते। जब यह हो जाता था तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया, सरकारी खजानों को लूटा और हमला कहाँ करते थे, कभी जेल पर हमला करते थे, उसमें भारतीय बंदी होते थे, कभी सरकारी खजाने पर हमला करते थे, कभी टेलीग्राफ टेलीफोन दफ्तर में, रिकॉर्ड रूमों में, बंगलों में, सरकारी इमारतों पर हमला कर देते थे और सभी रिकॉर्डों को जला देते थे। हिंदू और मुसलमान एकजुट होने लगे और फिरंगियों को दूर करने के लिए इसका आह्वान करने लगे। फिर मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए विद्रोहियों ने क्या योजना बनाई। तो ये तो विद्रोह हो गया कि किस तरह से वह विद्रोह करते थे।
तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, लोहा का अर्थ है टक्कर लेने के लिए जो विद्रोह करते थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी योजनाएं बनाई थी कि हम किस प्रकार से अंग्रेजों को टक्कर देंगे या उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, तो इसके लिए क्या योजनाएं बनाई। अथवा में ले सकते हैं कि विद्रोहियों ने अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए किस प्रकार नेतृत्व और संगठन बनाया। तो अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए विद्रोहियों ने किस प्रकार नेतृत्व बनाया और संगठन तैयार किया, इसके बारे में बताइए। तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। इसके लिए विद्रोहियों ने ऐसे लोगों को अपना नेता चुना जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। तो विद्रोहियों ने ऐसे लोगों को नेता चुना जो विद्रोह के पहले भी नेता थे और अंग्रेजों से टक्कर लेते थे। तो ऐसे लोगों को नेता चुना। इसके लिए मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली में जाकर मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व करने की मांग की। तो सबसे पहले उन्होंने मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली गए, मुगल बादशाह के दरबार में गए और उनसे इस विद्रोह का नेतृत्व करने की मांग की। और इधर कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने नाना साहब के नेतृत्व करने का निवेदन किया। तो कानपुर के सिपाहियों ने नाना साहब से नेतृत्व करने का निवेदन किया और मेरठ के सिपाहियों ने मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व करने का निवेदन किया। नेतृत्व का अर्थ है नेता बन जाना और उसको मुखिया बनकर उसको मार्गदर्शन देना। इसी तरह से झांसी की रानी ने नेतृत्व किया। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो इस तरह से अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए विद्रोहियों ने योजनाएं बनाई और नेतृत्व और संगठन बनाया। फिर अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन सी नीतियां लागू की। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार के जो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उन्होंने कुछ नीतियां लागू की थी, तो वो नीतियां बताइए। या फिर उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी नीतियां प्रारंभ की। तो भारतीय समाज को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो नीतियां प्रारंभ की थी वह कौन सी नीतियां थी। तो उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर थे, उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने के लिए भारत में किस प्रकार की नीतियां लागू की। तो उत्तर आता है कि ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के द्वारा भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने विशेष प्रकार की नीतियां लागू की। तो ये पश्चिमी शिक्षा क्या है, जो पश्चिम के देश हैं, जैसे ब्रिटेन से आए थे तो ब्रिटिश सरकार थी, तो इंग्लैंड पश्चिम में है इसलिए उसको पश्चिमी शिक्षा कहते हैं। उनके पश्चिम के विचार हैं, पश्चिमी संस्थान थे, तो उनके द्वारा उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने नीतियां लागू की। अभी कौन सी नीतियां, तो सबसे पहले भारतीय समाज के कुछ लोगों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, कॉलेज खोले और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। तो पहली नीति क्या थी, जो अभी भी चल रहे हैं उनके, इंग्लिश विद्यालय। तो भारतीय समाज की लोगों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। तो इन्हें उन्हीं के विचार पढ़ाए जाते थे, पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद करने और हिंदू विवाह को पुनः शुरू करने के लिए हिंदू विधवा को वैधता देने के लिए कानून बनाया। तो इस तरह से उन्होंने नीतियां प्रारंभ की। तो पहली नीति तो थी कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, और दूसरा था कि उन्होंने सती प्रथा को बंद किया और हिंदू विधवा को वैधता देने के लिए कानून बनाए। इस तरह से उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया और उन्होंने इस प्रकार की नीतियां लागू की। फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेज कौन से वाहनों के द्वारा रियासतों को अपने अधिकार में ले रहे थे। तो अंग्रेज कौन से वाहनों के द्वारा, बहाने क्या थे अंग्रेजों के, रियासतों पर जो कब्जा कर रहे थे, अधिकार कर रहे थे, वो कौन से बहाने बना रहे थे,
उनके लिए बहाना चाहिए। तो वो कौन से बहाने थे या कौन से बहानों के द्वारा रियासतों को अपने अधिकार में ले रहे थे? तो उनको कुछ बहाना चाहिए, वो सीधे से अधिकार नहीं कर पा रहे थे, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर रियासतों को, जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको अधिकार में ले रहे थे। जैसे झांसी की रियासत थी, कानपुर है, तो ये छोटी सतारा है, तो ये छोटी छोटी अवध की रियासतें, छोटी छोटी रियासतें थी। तो इन पर अधिकार करने के लिए उन्होंने कुछ बहाने बनाए। तो वो कौन से तरीके थे इन पर अधिकार करने के लिए? तो उत्तर आता है कि शासकीय दुर्बलता और शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के द्वारा अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि सतारा, झांसी जैसी अनेक रियासतों को अंग्रेजों ने अधिकार में ले लिया था। तो विद्यार्थियों, आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप अपनी पुस्तक में देखें, पुस्तक से ही पूरे उत्तर लिए गए हैं। तो आप अध्याय जो 11 में पढ़ा रहा हूँ वह पुस्तक खोलिए, आपको निश्चित ही जो मैं बोल रहा हूँ वह शब्द आपको पुस्तक में जरूर मिलेंगे, उनके द्वारा आप नोट्स बना सकते हैं। तो वो कौन से बहाने थे जिनके द्वारा रियासतों पर अधिकार किया गया या कब्जा किया गया? तो दो बहाने थे। एक तो शासकीय दुर्बलता। शासकीय दुर्बलता क्या होता है? उन्होंने रियासतों के शासकों पर या राजाओं पर यह आरोप लगाए कि आप शासन नहीं चला पा रहे हैं, शासन चलाने में असमर्थ हैं या कमजोर हैं। तो शासकीय दुर्बलता, ये बहाना बनाकर उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, आप शासन नहीं चला पा रहे, इस कारण से हम अपने अधिकार में लेकर शासन चलाएंगे। दूसरा बहाना क्या लिया? दत्तकता। अब ये दत्तक क्या होता है? दत्तकता का अर्थ है जिनके यहाँ संतान नहीं थी तो उनको पुत्र लेने का अधिकार था। तो वो गोद लेने का, किसी के पुत्र को गोद लेने का अधिकार था, उसको दत्तकता कहते हैं। कि हम किसी के पुत्र को यदि हम गोद ले लेंगे तो यही उत्तराधिकारी होगा, हमारे बाद यही राजा होगा। तो उन्होंने एक कानून बना दिया, उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। क्या कानून? कि गोद लेने वाली जो प्रथा थी उसको उन्होंने निरस्त कर दिया, गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया। जिन राजाओं के पास पुत्र नहीं थे तो गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया, जिसके कारण उन्होंने उन रियासतों पर अधिकार कर लिया। तो उन्होंने दो बहाने ली थे, एक तो शासकीय दुर्बलता, दूसरा दत्तकता। तो ये दो बहानों को द्वारा उन्होंने रियासतों पर अधिकार कर लिया। तो शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया। तो इन बहानों के द्वारा अंग्रेजों ने न केवल अवध पर बल्कि झांसी और सतारा, तो मतलब अवध, झांसी, सतारा जैसी अनेक रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया और अंग्रेजों ने वहां पर शासन व्यवस्था लागू कर दी। कानून, भूमि विवादों का निपटारा तथा भू राजस्व व्यवस्था अपने तरीके से लागू कर दी। इससे उत्तर भारत के लोगों पर इसका गहरा असर हुआ। फिर विद्यार्थियों को अगला प्रश्न आता है, रेजिडेंट क्या है? तो यह प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ये प्रश्न मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आखिरी ये प्रश्न लेता हूँ। रेजिडेंट क्या है? रेजिडेंट क्या है? गवर्नर जनरल के जो प्रतिनिधि होता है उसको रेजिडेंट कहा जाता है। प्रतिनिधि का अर्थ है जैसे विधायक प्रतिनिधि विधायक नहीं है, कहीं बाहर गया है, तो उसकी अनुपस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति के यह कार्य करेगा, इसके द्वारा जनता की सुनवाई होगी, उसको प्रतिनिधि कहते। मतलब वह व्यक्ति ना हो तो उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अस्थायी रूप से कि यह कार्य करेगा। तो उसको इसी तरह से जब गवर्नर जनरल छुट्टी पर होता था या कहीं बाहर जाता था तो किसी दूसरे अधिकारी या व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता था, उसको रेजिडेंट कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। मतलब ये है कि गवर्नर जनरल हो या ना हो, लेकिन जो दूर के क्षेत्र हैं वहाँ पर संपर्क जहाँ पर नहीं होता था या कार्य करने में कठिनाई होती थी तो गवर्नर जनरल अपना कोई व्यक्ति तैनात कर देता था और
इसलिए उसको गवर्नर जनरल के तौर पर उसको प्रतिनिधि माना जाता था, तो इसलिए उसे रेजिडेंट कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता था उसे ऐसे राज्य में तैनात या पदस्थ किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। मतलब जो अंग्रेजों का शासन नहीं होता था फिर भी उसे वहाँ पर देख रेख के लिए गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। तो ऐसे राज्य में जहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से मतलब स्पष्ट रूप से सीधा शासन नहीं होता था वहाँ पर प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाता था, उसको रेजिडेंट कहा जाता था। तो विद्यार्थी इस वीडियो में इतने ही प्रश्न, अगले वीडियो में हम ये दूसरा भाग लेकर आएंगे। आप पुस्तकों से पढ़िए, आप निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद, जुड़े रहें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्ते।